हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और हम पॉलिटी के करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम ऑलरेडी 4 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा 5th लेक्चर है जिसमें हम इलेक्शंस के बारे में देखेंगे। इलेक्शन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ में था, करंट अफेयर में जो भी न्यूज़ थी, साथ में उसका जो बैकग्राउंड है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये विजन आईएएस की समरी सीरीज है जिसमें हम पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। अभी हमारा पॉलिटी वाला पार्ट कंटिन्यू है। ठीक है, अगर आपको पिछले 4 वीडियोस देखने हैं तो उनका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या आप मेरे चैनल पर जाके सीधा उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां से भी देख सकते हैं। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई ऑन दैट मैसेज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम इलेक्शंस के बारे में। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में। साइमल्टेनियस इलेक्शन क्यों न्यूज में रहा था, पहले हम वो देखेंगे। देखो, पीएम मोदी जो है उन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए काफी अभी ट्राई किया है कि हमारे इंडिया में 1 नेशन 1 इलेक्शंस होने चाहिए, लोकसभा और स्टेट असेंबली के। क्योंकि अभी क्या होता है, लोकसभा के इलेक्शंस अलग टाइम पर होते हैं, स्टेट असेंबली के इलेक्शंस अलग टाइम पर होते हैं, तो इसके वजह से एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से उन्होंने सजेस्ट किया है कि लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन अगर एक साथ हो तो इसके वजह से टाइम भी कम वेस्ट होगा, प्लस ये जो इसमें एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कम होंगे। ठीक है, अब साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या होता है, इंडियन इलेक्शन साइकिल जो है उसमें लोकसभा के इलेक्शन और स्टेट असेंबली के इलेक्शन को सिंक्रोनाइज किया गया था। जिसमें क्या होता है, साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये होता है कि हम ऐसा स्ट्रक्चरिंग करेंगे इंडियन इलेक्शन साइकिल की कि लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट असेंबली के इलेक्शन दोनों को सिंक्रोनाइज किया जाएगा, जिसके वजह से वोटर जो है पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जाके वोट कर सके दोनों इलेक्शन के लिए सेम डे पे। ठीक है, साइमल्टेनियस मतलब सेम, ठीक है, सेम डे पर दोनों के लिए। एक साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ। ठीक है, एक साथ वोट कर सके दोनों ही इलेक्शन के लिए सेम डे जाकर। ठीक है, ये होता है साइमल्टेनियस इलेक्शन। जो थे पहले कब तक होते थे, 1967 तक होते थे, क्योंकि 1947 में जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी तब से इलेक्शन होना स्टार्ट हुए थे, तो सेंटर के इलेक्शन और स्टेट के इलेक्शन साथ में होते थे। बट 1967 के बाद क्या हुआ, बहुत सारी स्टेट असेंबली भी डिसॉल्व हुई, सेंटर में लोकसभा भी डिसॉल्व हुई, उसके वजह से ये जो टाइमिंग है वो मिसमैच हो गया। ठीक है, फिर साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो प्रपोजल था वो किसने दिया था, इलेक्शन कमीशन ने 1983 में दिया था। ठीक है, 1983 में इलेक्शन कमीशन ने प्रपोजल दे दिया था कि हमको साइमल्टेनियस इलेक्शन ही करना चाहिए, और इसको किसने रेफर किया था, लॉ कमीशन और नीति आयोग ने रेफर किया था ऑन रिकमेंडेशन ऑफ दिनेश गोस्वामी कमेटी। एक दिनेश गोस्वामी कमेटी थी जिन्होंने भी साइमल्टेनियस इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन की डिमांड की थी। ठीक है, रिकमेंडेशन दी थी। ओके, साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी कंट्री में एक साथ वोटिंग होगी लोकसभा और स्टेट असेंबली की। ठीक है, सिंगल डे, ऐसा नहीं होता। साइमल्टेनियस इलेक्शन भी जो होता है वो फेज वाइज मैनर में किया जा सकता है। जैसे 7 फेज हुआ, 9 फेज हुआ, ऐसे फेज में किया जा सकता है। लेकिन लोकसभा और स्टेट असेंबली का इलेक्शन का जो वोटर को जाना पड़ेगा वो सेम डे उसको वोट करना होगा, बस इतना होता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज आप देखिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है। तो आर्टिकल 83 और आर्टिकल 85 इन दोनों में लोकसभा के इलेक्शन से रिलेटेड बातें लिखी गई हैं। आर्टिकल 83 में मेंशन किया है कि लोकसभा जो है उसके नॉर्मल टर्म जो होता है वो 5 साल होता है जब से वो अपॉइंट होती है। ठीक है, इससे ज्यादा लंबा वो नहीं जा सकती है। आर्टिकल 85 में बोला है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पास पावर है कि वो लोकसभा को कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं, किसकी एडवाइस पे, यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पे। ठीक है, फिर आर्टिकल 172 और आर्टिकल 174 ये किससे रिलेटेड है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनकी टर्म्स कितनी होती है, 5 ईयर की टर्म होती है, और गवर्नर जो है इनको कभी भी डिसॉल्व कर सकता है स्टेट कैबिनेट के एडवाइस पर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इससे रिलेटेड न्यूज एक और ये थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो कॉमन इलेक्टोरल रोल बनाया जाए। कॉमन इलेक्टोरल रोल मतलब क्या होता है कि
गवर्नमेंट को सारा इलेक्टोरल रोल कॉमन कर देना चाहिए, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी का हो, चाहे स्टेट असेंबली का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होते हैं वो देखो दो इलेक्शन कमीशन होते हैं, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं, एक इलेक्शन कमीशन होते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं, पंचायत के इलेक्शन कराते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन कराते हैं। और जो इलेक्शन कमीशन होता है वो लोकसभा के इलेक्शन कराता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कराता है, प्रेसिडेंट का कराता है एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो सेपरेट स्टेट एक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करता है, ठीक है। करंटली फिर भी ये मेंशन किया गया है कि कुछ स्टेट लॉज अलाउ करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि वो इलेक्शन कमीशन का जो वोटर रोल है उसको यूज कर सकता है अपना वोटर रोल प्रिपेयर करने के लिए। कौन से वोटर के लिए, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत इलेक्शन के लिए। मतलब कि अगर इलेक्शन कमीशन कोई वोटर रोल बनाता है तो उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन यूज कर सकता है। करंटली सारे स्टेट्स ऐसा ही कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का वोटर रोल यूज कर रहे हैं। सिर्फ किसको छोड़ के, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा वापस आया है, आसाम वापस आया है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और जम्मू एंड कश्मीर, इन सबको छोड़ के बाकी सब जो है वो इलेक्टोरल रोल को यूज कर रहे हैं। इट हैज बीन अर्ज्ड दैट द प्रिपरेशन ऑफ अ सेपरेट वोटर लिस्ट कॉज डुप्लीकेशन ऑफ एसेंशियली द सेम टास्क बिटवीन टू डिफरेंट एजेंसी, ठीक है। अब दोनों अलग अलग सेपरेट वोटर लिस्ट बनाते हैं तो उसमें डुप्लीकेशन होने का रहता है, तो एक ही वोटर लिस्ट बनाए और उसको यूज करें, ठीक है। लॉ कमीशन ने कब कॉमन इलेक्टोरल रोल को रिकमेंड किया था, 255th रिपोर्ट 2015 में, ठीक है। 2015 की 255th 255वीं रिपोर्ट में क्या किया था, लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था कि कॉमन इलेक्टोरल रोल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में न्यूज क्या थी, CIC मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, इसने रूल्ड किया है कि जो आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करते हैं ना इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में, जो डोनर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में डोनेट करते हैं उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। तो ये जो चीज है RTI एक्ट जो है उसके लार्ज not serve any large public interest and will violate provision of this act itself। मतलब ये जो आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने वाला जो मैटर है ना वो किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में नहीं है, इवन ये RTI एक्ट को वायलेट करता है, ठीक है। जो RTI एक्ट का सेक्शन 8 है वो एग्जेम्प्ट करता है पब्लिक अथॉरिटी को टू गिव अ सिटीजन इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अ पर्सन इन हिज फिड्यूशियरी रिलेशंस unless the competent authority is satisfied that the large public interest warrants the disclosure of such information, ठीक है। किसी पब्लिक अथॉरिटी के इंफॉर्मेशन या सिटीजन की इंफॉर्मेशन को अवेल नहीं करा सकता जब तक कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है सेटिस्फाइड ना हो कि जो इस डिस्क्लोजर की वजह से लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सेक्शन 8 में लिखा है RTI एक्ट के, इसलिए बोला है कि जो आइडेंटिटी डिस्क्लोजर का प्रोविजन है डोनर का उसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है और ये किस में है, कंट्रोवर्शियल इशू में है, ठीक है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, एक इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, एनोनिमस डोनेशन करने को अलाउ करता है। कोई भी एनोनिमस पर्सन डोनेट कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को, वो इंटरेस्ट फ्री रहेगा, ठीक है। ये क्या होता है, एक प्रोमिसरी नोट होता है सिंपल, ठीक है। हु में परचेज दिस बॉन्ड, कौन परचेज कर सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी इंडिया का सिटीजन इन बॉन्ड को परचेज कर सकता है और कोई भी बॉडी इनकॉर्पोरेट कंट्री की जो है वो इनको परचेज कर सकती है। बॉन्ड डिनोमिनेशन क्या होते हैं, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन और 10 मिलियन, ठीक है। ये कहाँ से परचेज किए जाते हैं, सिर्फ सिलेक्टेड ब्रांचेस ऑफ SBI, सिर्फ SBI की ही ब्रांच से आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज कर सकते हैं, उसके अलावा और किसी बैंक से नहीं कर सकते। व्हेन में सच बॉन्ड्स बी बॉट, ठीक है, अवेलेबल फॉर द परचेज फॉर 10 days ईच इन। ये कब परचेज किए जाते हैं, 10 दिन स्टार्टिंग वाले जनवरी मंथ में, अप्रैल मंथ में, जुलाई एंड अक्टूबर मंथ में, ठीक है। अक्टूबर में अभी जो 10 दिन है स्टार्टिंग के, तब ये बॉन्ड्स को हम परचेज कर सकते हैं। लाइफ स्पेन क्या होता है, ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो रिडीमेबल होते हैं इन डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी विद इन 15 days। 15 days के
बाद ये रिडीम कर लिए जाते हैं। विच पॉलिटिकल पार्टीज आर एलिजिबल टू रिसीव डोनेशन थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल होती है? तो कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने 1% वोट सिक्योर किए हो लास्ट लोकसभा या स्टेट असेंबली इलेक्शंस में और वो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 29A, तो वो क्या कर सकती हैं? सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, तो वो सारी पार्टीज जो क्या कर सकती हैं, एलिजिबल है डोनेशन लेने के लिए। ठीक है, अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो थी वो कब अनाउंस हुई थी? तो बजट 2017-18 में ये लॉन्च हुई थी। ठीक है, समझ में आया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या होता है? इसमें डोनेशन कर सकता है, एनोनिमस डोनेशन होता है। देखो एनोनिमस डोनेशन होता है ना, इस वजह से पर्सन की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती है। डिस्क्लोज नहीं की जाती है तो लोग क्या करते हैं, अपनी ब्लैक मनी को भी व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, और सिर्फ SBI ही रिलीज कर सकती है। 1000, 10,000, 1 लाख ऐसे डिनोमिनेशन होते हैं। पहले 10 डेज कौन कौन से मंथ के? जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर में डोनेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, और किसको कर सकते हैं? जिसने 1% वोट सिक्योर किए हैं, सिर्फ वो ही पार्टी एलिजिबल होती है डोनेशन रिसीव करने के लिए। ठीक है, अब वो थर्ड हमारा जो करंट अफेयर का टॉपिक है वो है वोटिंग राइट्स टू एनआरआईज। एनआरआईज को वोटिंग राइट्स दिए गए हैं रिसेंटली, उसके बारे में न्यूज है। रिसेंटली क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज किया है कि जो एनआरआईज है उनको परमिट किया जाए कि वो अपने जो वोट है उनको कास्ट कर सके ओवरसीज थ्रू दी पोस्टल बैलेट सिस्टम। मतलब कि अब जो एनआरआईज हैं वो पोस्टल बैलेट के थ्रू, जो ओवरसीज एनआरआई है मतलब जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, वो ओवरसीज एनआरआई पोस्टल बैलेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, अब वोट कर सकते हैं, अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। एनआरआई पता है ना, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, मतलब ऐसे इंडियन जो आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं उन सबको हम एनआरआईज बोलते हैं। अब इलेक्शन कमीशन का प्रपोजल क्या था? इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया it is ready to extend the electronically transmitted postal ballot system to the voters abroad for the election in 2021। 2021 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उनके लिए जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम जो है वो रेडी है। कौन कौन से इलेक्शंस होने वाले 2021 में? आसाम में होने वाले हैं, वेस्ट बंगाल में होने वाले हैं, केरल, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में होने वाले हैं। टू एक्सटेंड ETPBS मतलब ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम टू ओवरसीज वोटर, गवर्नमेंट ओनली नीड्स टू अमेंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स। इसको एक्सटेंड करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? सिर्फ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का जो है 1961 उसको अमेंड करने की जरूरत है। इसमें पार्लियामेंट का नोट लेने की जरूरत नहीं है, मतलब पार्लियामेंट से पास करने की जरूरत नहीं है। कोई भी इंटरेस्टेड एनआरआई जो वोटिंग करना चाहता है पोस्टल बैलेट के थ्रू विल हेल्प टू इन्फॉर्म द रिटर्निंग ऑफिसर नॉट लेटर देन 5 days आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन। इलेक्शन का नोटिफिकेशन होने के बाद उसके 5 दिन के अंदर उस जो भी इंटरेस्टेड एनआरआई है उसको रिटर्निंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मुझे पोस्टल बैलेट से वोट करना है। ठीक है, ये जब इंफॉर्मेशन RO मतलब रिटर्निंग ऑफिसर को रिसीव होगी तब वो बैलेट पेपर को इलेक्ट्रॉनिकली डिस्पैच कर देगा। ठीक है, समझ में आया? फिर डिस्पैच करने के बाद एनआरआई वोटर जो है वो क्या करेगा, अपनी प्रेफरेंस को मार्क कर देगा प्रिंट आउट लेकर और उसको उस डिक्लेरेशन को भेज देगा वापस किसके पास? रिटर्निंग ऑफिसर के पास। और इसको फिर अटेस्ट किया जाएगा बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द डिप्लोमेटिक और द कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री वेयर द एनआरआई इज रेसिडेंट। समझ में आया इतना? क्या हो रहा है, एनआरआई जो भी एनआरआई इंटरेस्टेड है वोटिंग करने में उनको रिटर्निंग ऑफिसर को विद इन 5 days इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो वोट करना चाहते हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिकली एक बैलेट पेपर दे देगा और उस बैलेट पेपर पे अपना प्रेफरेंस सिलेक्ट करके एनआरआई वोटर्स को वो वापस भेजना है उस डिक्लेरेशन को। ठीक है, दो दिस मूव इंडियन एनआरआईज कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इंडियन डेमोक्रेसी। इस मूव के वजह से जितने भी इंडियन एनआरआईज हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं वो भी इंडियन डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो बेसिक ह्यूमन राइट होता है, राइट टू वोट करना। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में अलाउ है कि वो वोट कर सकते हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं। जैसे ब्रिटिश सिटीजन्स हैं वो अब्रॉड में रहते हैं, वो पोस्ट की तरह से पोस्ट करके वोट कर सकते हैं या अपना प्रॉक्सी नॉमिनेट कर सकते हैं, उससे वोट करवा सकते हैं। ठीक है,
However, there are also concerns like compromise over the secrecy of the vote, logistic challenges and the outside influence in the voting. अब ऐसा जो बैलेट पेपर हम इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करेंगे, फिर वो हमको वापस रिटर्न करेंगे, तो इन सारी चीज में सीक्रेसी का खतरा है कि वो जो वोट है वो सीक्रेटली पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, लॉजिस्टिकल चैलेंज होगा और वोटिंग को भी इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें इस सिस्टम में है। ठीक है, अब अबाउट पोस्टल बैलेट सिस्टम। पोस्टल बैलेट सिस्टम में क्या होता है, पोस्टल बैलेट को डिस्पैच किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली एंड रिटर्न किया जाता है बाय ऑर्डिनरी मेल। ठीक है, मतलब जब ये डिस्पैच होता है, रिटर्निंग ऑफिसर को जैसे ही न्यूज मिलती है कि एनआरआईज जो है वो वोट करना चाहता है, तो वो उनको क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट डिस्पैच कर देता है। उसके बाद वो जब अपना प्रेफरेंस लिख कर भेजेंगे तो वो ऑर्डिनरी मेल के थ्रू भेजेंगे। ठीक है, कितना समझ में आया। ये जो करंटली अवेलेबल था वो किसके लिए अवेलेबल था, आर्म्ड फोर्सेस के लिए, पर्सन एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, कोई भी ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट हुआ है इंडिया के बाहर, या फिर आर्म्ड फोर्सेस के लिए अवेलेबल था। अब ये एनआरआईज के लिए भी अवेलेबल हो गया है। ठीक है, अब इसमें 3 कैटेगरीज होती है इलेक्टर्स की, एक होते हैं जनरल इलेक्टर, एक होते हैं ओवरसीज इलेक्टर, एक होते हैं सर्विस इलेक्टर। ठीक है, जनरल इलेक्टर्स कौन होते हैं, रेगुलर रेसिडेंट्स होते हैं। ठीक है, ओवरसीज इलेक्टर कौन होते हैं, एनआरआईज विद द इंडियन पासपोर्ट, ऐसे एनआरआईज जिनके पास इंडियन पासपोर्ट होता है लेकिन वो बाहर रह रहे हैं। सर्विस इलेक्टर जो हैव द ऑप्शन ऑफ ईदर वोटिंग थ्रू द पोस्टल बैलेट और थ्रू द प्रॉक्सी वोटर। और सर्विस इलेक्टर्स मतलब जो सर्विस में है, आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस में है या गवर्नमेंट की सर्विसेज में है, उनको हम सर्विस इलेक्टर्स बोलते हैं। समझ में आया इतना। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे, अच्छा करंट प्रोसेस क्या होती है एनआरआईज की, वो भी हम देख लेते हैं। देखो, वोटिंग राइट्स जो एनआरआईज को दिए गए थे वो सिर्फ 2011 को दिए गए थे, थ्रू द अमेंडमेंट किया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में किया गया था। एनआरआई वोट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूएंसी इन हर प्लेस ऑफ रेसिडेंट, जहां वो रहता था उसी प्लेस पर वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। शी कैन ओनली वोट इन पर्सन एंड विल हैव टू प्रोड्यूस हर पासपोर्ट इन ओरिजिनल एट द पोलिंग स्टेशन। उसको अपना पासपोर्ट भी लेके, ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर जाना पड़ेगा पोलिंग स्टेशन पे। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बिल आया था 2017 में, जिसमें उन्होंने प्रपोज किया था कि प्रॉक्सी वोटिंग को एक्सटेंड करना चाहिए, किसको, ओवरसीज इंडियंस को। ठीक है, और ये बिल जो था 16th लोकसभा के डिसॉल्व होने के साथ ही क्या हो गया, लैप्स हो गया, इसलिए ये बिल अभी एक्ट नहीं बना है। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है। डीलिमिटेशन कमीशन जो होता है वो क्या करती है, लिमिट सेट करती है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। देखो, जैसे कि आपको पता होगा अभी हमारी लोकसभा की कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 545 है। ये जो लिमिट सेट की जाती है ये कौन करता है, डीलिमिटेशन कमीशन करती है। लोकसभा स्पीकर ने 15 एमपीज को नॉमिनेट किया है कि वो डीलिमिटेशन कमीशन को असिस्ट करें। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं डीलिमिटेशन कमीशन क्या है। डीलिमिटेशन कमीशन क्या करती है, लिमिट फिक्सिंग का काम करती है, बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द कंट्री। हमारी कंट्री की जितनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है कि यूपी से कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हमको देनी चाहिए, एमपी को कितनी देनी चाहिए, गुजरात को कितनी देनी चाहिए, हर स्टेट को कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलॉट की जानी चाहिए, वो उसका काम कौन करेगा, डीलिमिटेशन कमीशन करेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मैंडेट है इसका, आर्टिकल 82, आर्टिकल 170, आर्टिकल 82 में क्या मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट हर सेंसस के बाद, जैसे कि 2011 में सेंसस हुआ, 2021 में होने वाला था लेकिन कोविड की वजह से डिले हो गया, हर सेंसस के बाद पार्लियामेंट का क्या रोल है कि वो एक डीलिमिटेशन एक्ट के थ्रू डीलिमिटेशन कमीशन बनाए। ठीक है, आर्टिकल 170 सेम एक्ट अप्लाइज फॉर द स्टेट डीलिमिटेशन, सेम ये एक्ट जो है वो स्टेट में भी डीलिमिटेशन कमीशन बननी चाहिए। प्रीवियस कमीशन आज तक कौन कौन सी बनी है, 1952, 1963 में बनी, 1973 और 2002 में बनी थी 2001 के सेंसस के बाद। उसके बाद फिर कोई डीलिमिटेशन कमीशन नहीं बनी है, उसको सीज कर दिया गया है 2026 तक। ठीक है, 2026 के बाद जब पहला सेंसस होगा, मतलब 2031 में जो सेंसस होगा, उसके अकॉर्डिंग डीलिमिटेशन कमीशन क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिसाइड करेगी। अभी कंपोजिशन क्या होता है डीलिमिटेशन कमीशन का, इसमें एक रिटायर्ड या सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जज होता है जो इसको चेयर करता है, चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और इलेक्शन कमीशन होते हैं। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है कंसर्न स्टेट्स का। फंक्शन क्या करता है,
डिटरमाइन करता है नंबर एंड बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू मेक पॉपुलेशन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज नियरली इक्वल। ये जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है ना, वो पॉपुलेशन के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करता है और रिजर्व सीट्स आइडेंटिफाई करने का कोशिश करता है एससीज और एसटीज के लिए। करंट पोजीशन क्या है? ऑर्डर्स हैव फोर्स ऑफ लॉ। अभी नो डिलिमिटेशन पोस्ट 1981 एंड 1991। 1981 और 1991 के सेंसस के बाद कोई डिलिमिटेशन पोस्ट नहीं हुआ है। अच्छा, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 का। इसके बाद से हमने डिलिमिटेशन कमीशन को फ्रोज कर दिया है टिल 2026। अब जो डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा वो 2031 सेंसस के अकॉर्डिंग बनेगा और वो उसके अकॉर्डिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट जो न्यूज है वो है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल क्या होता है? रिसेंटली हरियाणा असेंबली जो है उन्होंने हरियाणा पंचायती राज बिल 2020 पास किया है, जिसमें उन्होंने प्रोवाइड किया है राइट टू रिकॉल मेंबर्स ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। देखो, हरियाणा असेंबली में ये पंचायती राज बिल पास हुआ है 2020 में, जिसमें राइट टू रिकॉल मतलब वापस रिकॉल करना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स को, उसके बारे में बोला है। ठीक है, अब पहले हम देख लेते हैं राइट टू रिकॉल क्या होता है। राइट टू रिकॉल एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू इलेक्टोरेट जो होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो किसी भी इलेक्टेड ऑफिशियल को रिमूव कर सकते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। मतलब उनके टर्म के एक्सपायर होने के पहले ही उनको रिमूव किया जा सकता है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, विल क्या करता है? विल अलाउ करता है रिकॉल ऑफ द विलेज सरपंचेस एंड द मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत इफ दे फेल टू परफॉर्म। अगर कोई भी विलेज सरपंच या ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत का कोई भी मेंबर अपना काम करने में फेल होता है तो उसको क्या किया जा सकता है? रिकॉल किया जा सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? राइट टू रिकॉल बोलते हैं। ठीक है, टू रिकॉल 50% मेंबर ऑफ अ वार्ड और द ग्राम सभा हैव टू गिवन इन राइटिंग। अब ये राइट टू रिकॉल कब होगा? जब किसी पर्सन के लिए या किसी मेंबर के लिए 50% जो ग्राम सभा के या वार्ड मेंबर है वो एग्री करेंगे, राइटिंग में लिख कर देंगे प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है वो सीक्रेट बैलेट की थ्रू परफॉर्म किया जाता है और इसमें 2/3 मेंबर वोटिंग रिक्वायर्ड है। इतना क्लियर है? अब देखो, इसके अलावा हमने इसमें एक चीज देखी थी कि ये इंस्ट्रूमेंट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होता है एक प्रोसेस होता है, वो इनेबल करता है पब्लिक को टू वोट डायरेक्टली ऑन अ प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लॉ, ट्रीटी और पॉलिसी डिसीजन। पब्लिक को डायरेक्ट राइट देता है कि वो किसी भी लॉ, ट्रीटी, पॉलिसी डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें से एक है रेफरेंडम, बहुत कॉमन आपने सुना होगा, जिसमें इलेक्टोरेट जो होता है वो डायरेक्ट वोट कराते हैं स्पेसिफिक पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के ऊपर। ठीक है, जो आउटकम होता है वो बाइंडिंग होता है गवर्नमेंट पे। अब जो रेफरेंडम कराया उसमें जीत होगी या हार होगी वो बाइंडिंग होगा गवर्नमेंट के ऊपर। ऐसा नहीं रेफरेंडम करा के बोले नहीं नहीं हम अपना डिसीजन चेंज कर रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। सिटीजन्स का इनिशिएटिव ये क्या करता है? अलाउ द इलेक्टोरेट टू वोट ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर पर्पस बाय पीपल गैदर इनफ सिग्नेचर टू सपोर्ट इट। सिटीजन्स का इनिशिएटिव कि वो सिग्नेचर करके दे कि हमको ये मतलब लेजिस्लेटिव मेजर या कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर पे वोट करे, उसको हम बोलते हैं सिटीजन्स इनिशिएटिव। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड आपने बहुत सुना होगा, ये रेफरेंडम की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है? राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंजॉयड बाय द सेक्शन ऑफ पीपल। मतलब लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, उसको हम प्लेबिसाइड बोलते हैं। ठीक है, बट प्लेबिसाइड का जो डिसीजन होता है मे और मे नॉट बी बाइंडिंग, लेकिन रेफरेंडम का डिसीजन बाइंडिंग होता है। ठीक है, एजेंडा इनिशिएटिव भी सिटीजन्स इनिशिएटिव की तरह ही होता है। पॉपुलर राइट होता है जिसमें एक रेफरेंडम वोट होता है और पॉलिटिकल एजेंडा लेके चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है, उसको भी हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में क्या क्या आया था देखो, स्टार कैंपेनर्स इन इलेक्शन। स्टार कैंपेनर क्या होते हैं? इलेक्शन रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो थे उन्होंने कांग्रेस लीडर कमलनाथ को रिमूव कर दिया फ्रॉम द पार्टीज लिस्ट ऑफ द स्टार कैंपेनर। ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश के सीएम बने थे उनको कांग्रेस के स्टार कैंपेनर की लिस्ट से हटा दिया। ठीक है, स्टार कैंपेनर्स को कौन नॉमिनेट करता है? ये पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट करती है टू कैंपेन इन गिवन सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में
कैंपेन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्टार कैंपेनर्स लॉन्च करती हैं, ठीक है। स्टार कैंपेनर्स की जो लिस्ट होती है उनको किसके साथ कम्युनिकेट करना जरूरी होता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ को बताना जरूरी होता है कि ये हमारे स्टार कैंपेनर्स हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी बताना होता है विद इन अ वीक उनको बता देना चाहिए होता है जब इलेक्शन नोटिफिकेशन डेट आता है। देखो जैसे मान लो 2 अक्टूबर को इलेक्शन डेट आया, ठीक है, तो 2 अक्टूबर के एक वीक के अंदर अब उनके क्या क्या स्टार कैंपेनर्स होंगे वो उनको किसको बताना होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना होगा, ठीक है। और ये किस में मेंशन किया गया है, सेक्शन 77 जो है आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, उसमें मेंशन किया गया है। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कैन हैव 40 स्टार कैंपेनर्स। कोई भी एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसके पास टोटल मतलब कितने स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, ठीक है। और जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड मतलब जो रजिस्टर्ड है लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड है, रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, उसके पास 20 हो सकते हैं। समझ में आया। जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके पास 40 स्टार कैंपेनर्स होते हैं, जो अनरिकॉग्नाइज्ड होती हैं उनके पास 20 होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कैंपेनिंग बाय सच नोटिफाइड स्टार कैंपेनर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम बीइंग एडेड द इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ अ कैंडिडेट। जो भी एक्सपेंडिचर होगा स्टार कैंपेनर के थ्रू वो एग्जेम्प्ट होगा फ्रॉम बीइंग एडेड टू द इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ अ कैंडिडेट। उस स्टार कैंपेनर अगर कोई कैंपेन करेगा तो उसका जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर होगा वो कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंडिचर में ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ तब अप्लाई होगा व्हेन अ स्टार कैंपेनर लिमिट हरसेल्फ टू अ जनरल कैंपेन फॉर द पॉलिटिकल पार्टी शी रिप्रेजेंट्स, ठीक है। जो पार्टी को वो रिप्रेजेंट कर रही है वहां पे लिमिट करे, जनरल कैंपेन ही करे। ऐसा नहीं कि बहुत एकदम अच्छा खासा उसने कैंपेनिंग कर दिया और उसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो गया तो उसका एक्सपेंडिचर नहीं वो पे करेंगे, ठीक है। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने नॉर्म्स को रिवाइज किया है स्टार कैंपेनर्स के लिए। मैक्सिमम लिमिट जो है स्टार कैंपेनर की वो कितनी कर दी गई है, नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए 30 कर दिए इंस्टेड ऑफ 40। पहले हमने जैसे कि देखा था स्टार कैंपेनर्स कितने हो सकते थे, 40 हो सकते थे, अब कितने हो सकते हैं, 30 ही हो सकते हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अब ये 15 ही हो सकते हैं, पहले ये कितने हो सकते थे, 20 हो सकते थे। और जो पीरियड ऑफ सबमिशन था लिस्ट ऑफ स्टार कैंपेनर पहले कितना हुआ करता था, 7 डेज हुआ करता था, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 10 डेज कर दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। इतना समझ में आया सबको। इफ द अच्छा ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इफ अ कैंडिडेट और हर इलेक्शन एजेंट शेयर स्टेज विद अ स्टार कैंपेनर at a rally, then the entire expenditure on that rally other than the travel expense of the star campaigner is added to the candidate's expenses। अगर स्टार कैंपेनर कैंपेन कर रहा है उसके साथ जो कैंडिडेट है उसके साथ या तो रैली में स्टेज शेयर कर ले या फिर स्टेज शेयर कर लेता है तो जो एंटायर एक्सपेंडिचर होगा उस रैली का वो किसके अंडर में आएगा, कैंडिडेट के एक्सपेंस के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया इतना। चलिए नेक्स्ट है इलेक्शन एक्सपेंडिचर। इलेक्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया है कि पोल एक्सपेंडिचर फॉलोइंग द इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेशन टू इंक्रीज द पोल एक्सपेंडिचर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अप्रूव 10% इंक्रीज इन द सेम फॉर द इलेक्शन कैंपेन। मतलब 10% इंक्रीज कर दिया है, आप पोल एक्सपेंडिचर जो है वो 10% इंक्रीज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने अर्ज किया है कि इलेक्शन कमीशन के जो रिस्ट्रिक्शन है ऑन रैलीज एंड मीटिंग ड्यूरिंग अ पैंडेमिक उनको फॉलो किया जा सके, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। एंड अ कैंडिडेट हैव टू मेक एडेड एक्सपेंडिचर, इसके अलावा कैंडिडेट एडेड एक्सपेंडिचर कर सकता है। अबाउट इलेक्शन एक्सपेंडिचर, रूल 90 ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल प्रिस्क्राइब दैट टोटल इलेक्शन एक्सपेंडिचर बाय कैंडिडेट शैल नॉट एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट। वो इतना एक्सपेंड ना कर दे कि वो मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाए, ठीक है। करंट एक्सपेंडिचर लिमिट जो है वो अलग अलग है स्टेट वाइज। लिमिट हैज बीन फिक्स्ड फॉर ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। सब सारी लिमिट जो होती है फिक्स होती है, प्रिंट की, इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टीजमेंट की, सोशल मीडिया अकाउंट्स की, पब्लिक मीटिंग्स की, सबकी एक्सपेंसेस जो होती है वो फिक्स होती है, ठीक है।
इलेक्शन कमीशन जो होता है वो इम्पोज करता है कैंपेन एक्सपेंडिचर का लिमिट, ना कि पॉलिटिकल पार्टी एक्सपेंडिचर लिमिट नहीं करती है, इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने रूल एक अमेंडमेंट किया है, पोल सीलिंग को इंक्रीज कर दिया है। अब ये जो लिमिट है वो इंक्रीज होके कितनी हो गई है, 70 लाख से 77 लाख हो गई है। लोकसभा इलेक्शन में पहले 70 लाख लिमिट थी, कितनी लिमिट थी, 70 लाख थी, ठीक है। अब इसको कितना कर दिया है, 77 लाख कर दिया है लोकसभा इलेक्शन के लिए। और स्टेट असेंबली के इलेक्शन के लिए पहले 28 लाख थी, जिसको बढ़ा के अब कितना कर दिया है, 30.8 लाख कर दिया है, ठीक है, असेंबली इलेक्शन में। द रूल शैल रिमेन इन द फोर्स अंटिल दे आर डिनोटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और ये कब तक न्यू फोर्स में रहेंगे, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं कर देती है। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट टू ओपन एन अकाउंट इन द बैंक फॉर द एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंस कर रहे हो उसके लिए आपको एक बैंक अकाउंट बनाना है, जिसमें आपको जितने भी चेक के थ्रू पेमेंट करना है, ठीक है। कैंडिडेट को अपना रिक्वायर्ड है कि वो अपना जो भी एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है वो इलेक्शन कमीशन को सबमिट करे विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इलेक्शन। इलेक्शन के कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, अपना जो भी एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है वो किसको देना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को सबमिट करना पड़ेगा। कोई भी इनकरेक्ट अकाउंट या फिर कोई भी एक्सपेंडिचर जो सीलिंग लिमिट से ज्यादा हुआ है, उसके वजह से डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है कैंडिडेट का अप टू 3 इयर्स। 3 साल के लिए उसको क्या किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। मतलब 77 लाख का अगर उसका लिमिट है, अगर वो 90 लाख कर दे तो उसको क्या किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अवेब, अच्छा ये अवेब क्या है वो भी हम देख लेते हैं, एक सेकेंड। अवेब का मतलब है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, अवेब का मतलब इसमें लिखा हुआ था, देखिए रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 ईयर का चेयरमैनशिप कंप्लीट कर लिया है अवेब का। ये एक इंटरनेशनल वेबिनार होता है जो किस पे डिस्कशन करता है, जो भी चैलेंजेस एंड प्रोटोकॉल्स है इलेक्शंस को कंडक्ट करने के ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है, जहाँ पे भी इलेक्शंस हुए हैं उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनने चाहिए, क्या क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, वो ए वेब में डिस्कस किया जाएगा। ए वेब का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी का मतलब होता है ए वेब। ये लार्जेस्ट एसोसिएशन है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज की वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो याद रखिएगा ए वेब क्या है, वर्ल्ड वाइड इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज का एसोसिएशन है, ठीक है। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, 2013 में स्टैब्लिश किया गया था, कहाँ पे, साउथ कोरिया में, ठीक है। ये इसका जो परमानेंट सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर है, सियोल, साउथ कोरिया की जो कैपिटल है सियोल, वहां पर है। एट प्रेजेंट ए वेब में कितने मेंबर है, 115 मेंबर्स है, ठीक है, 115 मेंबर्स हैं। लास्ट ईयर इंडिया हैड टेकन ओवर एज अ चेयर ऑफ अ ए वेब फॉर 2019 से 2021। लास्ट ईयर जो है 2019 से 2021 तक इंडिया ने उसको चेयर किया था ए वेब की मीटिंग को, ठीक है। इंडिया अ वेब सेंटर हैज बीन एस्टैब्लिश एट न्यू दिल्ली में इसका सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग और जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस, कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उनको शेयर किया जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, मेन इसका एम जो है वो इलेक्शन प्रोसेस एंड मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता है जो भी मेंबर कंट्रीज है उसमें, ठीक है। इट ऑल्सो अंडरटेक इलेक्शन विजिटर एंड ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम। ये बहुत सारे इलेक्शन विजिटर और ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम्स भी लेता है अलग अलग कंट्रीज में जाके, कि वहां पे किस तरह का इलेक्शंस होते हैं और उनसे हमको क्या सीखने को मिलता है। समझ में आया। ए वेब जो है वो एसोसिएशन है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज का वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और इंडिया ने 2019 से 2021 तक इसका चेयर किया हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ओपिनियन एंड एग्जिट पोल क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे एडवाइजरी इशू की थी, जिसमें ओपिनियन पोल एडवाइजरी इशू की थी किसके ऊपर, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के ऊपर, ठीक है। ओपिनियन पोल क्या होता है एंड एग्जिट पोल क्या होता है ये तो आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। ओपिनियन पोल जो होता है वो कंडक्ट होता है बिफोर बैलेटिंग टू गेज द इंटेंशन ऑफ द वोटर्स, एंड एन एग्जिट सर्वे इज कंडक्टेड आफ्टर इलेक्शन टू फाइंड आउट व्हाट दे एक्चुअली वोटेड फॉर। ओपिनियन पोल से ओपिनियन लिया जाता है वोटर्स का कि वो किसको वोट करने वाले हैं, फिर बाद में एक एग्जिट सर्वे किया जाता है कि एक्चुअल में लोगों ने किसको वोट किया है और वो क्या बोल रहे थे, ठीक है। फिर सेक्शन जो 126A है,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का उन्होंने क्लियरली बोला है, नो पर्सन शैल कंडक्ट एनी एग्जिट पोल एंड पब्लिश और पब्लिसाइज बाय मीन्स ऑफ प्रिंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया any other manner the result of an exit poll during such period is may be notified by the election commission in this regard। मतलब इन्होंने बोला है कि कोई भी प्रिंट मीडिया या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो एग्जिट पोल नहीं देगी, उसका रिजल्ट नहीं देगी जब तक कि इलेक्शन कमीशन नोटिफाई नहीं कर दे कि एग्जिट पोल का रिजल्ट आ जाए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है कि एग्जिट पोल जो है वो टेलीकास्ट हो बाय एजेंसी इंक्लूडिंग ऑल वेबसाइट ओनली आफ्टर द फाइनल फेज ऑफ पोलिंग। पोलिंग के फाइनल फेज के बाद ही आप एग्जिट पोल दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज इलेक्शन हुआ उसी का शाम को न्यूज में ओपिनियन पोल आने लग जाता है, एग्जिट पोल आने लग जाता है, इतने लोगों ने पोल किया है, इतने लोगों ने इसको वोट दिया है, इस पार्टी ये पार्टी के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, और कोई भी ओपिनियन पोल कंडक्ट नहीं होगा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट है ऑलरेडी वोटेड, जिनमें ऑलरेडी वोट हो चुका है वहां पे कोई भी ओपिनियन पोल नहीं लिया जाएगा। ठीक है, एग्जिट पोल भी फाइनल फेज होने के बाद ही कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया ओपिनियन पोल एंड एग्जिट पोल क्या होता है। चलिए एक बार हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इलेक्शंस के बारे में क्या क्या डिस्कशन किया हुआ है। अभी देखो, पहले सबसे पहले हमने लोगों ने डिस्कस किया था साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या होते हैं। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ इलेक्शन होना, किसका, लोकसभा और स्टेट असेंबली का। ठीक है, सबसे पहले ये इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज किया था, 1983 में प्रपोज किया था। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन कराता है। इलेक्शन कमीशन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कराता है। फिर एक और न्यूज थी, कॉमन इलेक्टोरल रोल होना चाहिए किसके लिए, इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में हमने देखा था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का जो डोनर होता है उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता और ये will not serve any large public interest and will violate the provision of the act itself। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या होती है वो हमने देखा था। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, जो भी अनोनिमस डोनेशन किया जाता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट फ्री होता है, आपको पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करना होता है। ये जो बॉन्ड्स हैं वो कौन परचेस कर सकता है, इंडिया का कोई भी सिटीजन परचेस कर सकता है। 1000, 10,000, 1 लाख ऐसे परचेस किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो बॉन्ड होते हैं 10 दिन के लिए ही ओपन रहते हैं। कब से, कौन कौन से मंथ में, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में। ठीक है, लाइफ स्पेन क्या होता है, 15 डेज में इनको इशू कर दिया जाता है। विच पार्टीज आर एलिजिबल, कौन एलिजिबल होता है, कोई भी पार्टी जिसने 1% वोट सिक्योर किए हो लोकसभा इलेक्शन में या लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में, वो लोग एलिजिबल होती हैं। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी वो 2017 से 18 में लॉन्च की गई थी। एनआरआईज को वोटिंग राइट दिया है कि अब वो पोस्टल बैलेट के थ्रू भी कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट में क्या होता है, जो एनआरआईज इंटरेस्टेड होते हैं उनको रिटर्निंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होता है कि वो इंटरेस्टेड है, तो रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वो बैलेट पेपर को इलेक्ट्रॉनिकली डिस्पैच करता है, फिर वो अपना प्रेफरेंस लिखकर उसको वापस से मेल के थ्रू भेजता है। ठीक है, ये हमने देखा था एनआरआईज वाले केस में। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा डीलिमिटेशन कमीशन क्या होती है। डीलिमिटेशन कमीशन जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री डिसाइड करती है उसको हम बोलते हैं डीलिमिटेशन कमीशन। आर्टिकल 82 में मेंशन किया हुआ है, आर्टिकल 170 में भी मेंशन किया हुआ है कि पार्लियामेंट हर सेंसस के बाद डीलिमिटेशन कमीशन बनाएगी। ठीक है, कंपोजिशन में कौन कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और इलेक्शन कमीशनर और ऑफ कंसर्न स्टेट होते हैं। फंक्शन क्या होता है, डीलिमिट करना, मतलब नंबर ऑफ बाउंड्रीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिसाइड करना पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, करंट पोजीशन क्या है, 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू इसको फ्रीज कर दिया गया था टिल 2026। 2026 के बाद 2031 के सेंसस के अकॉर्डिंग डीलिमिटेशन कमीशन बनाएगा। राइट टू रिकॉल हमने देखा कि हरियाणा के पंचायती राज ने ये पास किया है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। इसमें क्या किया जाता है, कोई भी विलेज सरपंच या ब्लॉक लेवल का मेंबर या डिस्ट्रिक्ट लेवल के पंचायत का मेंबर अगर अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको रिकॉल किया जा सकता है उसकी ड्यूटी से। ठीक है, और इसके लिए 50% मेंबर जो है ग्राम सभा का, उनको राइटिंग में उसका नाम देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था स्टार कैंपेनर्स क्या होते हैं। स्टार कैंपेनर्स की लिमिट को चेंज किया गया है। पहले इसकी लिमिट थी 40 रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के लिए, अब उसको चेंज करके 30 कर दिया है। अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के लिए इसको 15 कर दिया है, पहले कितनी थी, 20 थी। और स्टार कैंपेनर्स की जो लिस्ट थी उसको पहले 7 दिन में सबमिट करना होता था, अब 10 दिन में सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन चेंज की गई है।
इलेक्शन एक्सपेंडिचर के बारे में हमने देखा कि लोकसभा की जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर की पोल सीलिंग है उसको बढ़ा दिया है। पहले 70 लाख हुआ करती थी, अब 77 लाख कर दिया गया है। स्टेट असेंबली की पहले 28 लाख हुआ करती थी, अब 30.8 लाख कर दिया गया है। ठीक है, इतना समझ में आया। और इलेक्शन कमीशन 13 डेज का एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जो है वो विद इन 30 डेज इलेक्शन कमीशन को देना होगा पार्टी को, इलेक्शन खत्म होने के बाद। अगर सीलिंग लिमिट से भी अगर ज्यादा आपने एक्सपेंडिचर कर दिया है तो आपको 3 साल के लिए क्या कर दिया जाएगा, डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट न्यूज में हमने देखा था ए वेब क्या होता है। ए वेब मतलब एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी। ठीक है, वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज का एसोसिएशन होता है जिसमें इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज होती हैं जो वर्ल्ड वाइड काम करती हैं। कोविड-19 के टाइम पर इन्होंने बहुत सारे प्रोटोकॉल, कैसे इलेक्शंस कंडक्ट करना है वो सब डिस्कशन किया था। इंडिया ने इनको चेयर किया था ए वेब को 2019 से लेकर 2021 तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे ओपिनियन पोल एंड एग्जिट पोल। तो इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया है कि एग्जिट पोल सिर्फ जब फाइनल फेज होगा इलेक्शन का उसी के बाद पब्लिश किए जाएंगे, उसके पहले पब्लिश नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये न्यूज में था। तो ये तो इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन बिल्स कौन से पास हुए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा जो चैनल है शिबी सिंघल नाम से है। ठीक है, अगर किसी को भी जो यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको हिस्ट्री प्रिपेयर करना है, तमिलनाडु क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री, ठीक है, तो ये दोनों बुक की समरीज मैंने अपलोड की हुई है प्लेलिस्ट तमिलनाडु क्लास 11th एंड 12th की, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लास्ट में भी आपको कार्ड्स मिल जाएंगे जिससे आप डायरेक्टली उस लिंक पर जा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।